वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे सिलेबस में बदलाव आ रहे हैं, आगामी कोई भी एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें जो है कोई ना कोई नियम लगा दिया जा रहा है, सिलेबस में बदलाव कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है हम परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के सिलेबस से संबंधित दिखते जाते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न जो होता है सेक्शन नहीं पकड़ाने के कारण किसको पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी ना होते हुए बहुत ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूट जाते हैं। इसलिए उन सारे प्रश्नों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, किस प्रकार से किसी भी चैप्टर को पढ़ा जाए कि वह जो है टॉपिक बाय टॉपिक सारे सामग्री मिलते रहे और हम उन चीज़ों को अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए हम लोगों ने तो इसलिए सारे सेक्शन को कैसे देखना चाहिए, किसी भी एक चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उन सारी चीज़ों को विश्लेषित करना कैसे चाहिए, दोनों स्तर पर उसको देखिए, सामाजिक रूप से भी देखना चाहिए, धार्मिक रूप से भी देखना चाहिए, आर्थिक रूप से भी देखना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर कहलाते हैं। जब तक हम कल्चर की जो समझ नहीं होती है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दैनिक यूपीएससी या बीपीएससी, उसमें अधिकांश कल्चर से उठाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार सीधा सवाल उसमें नहीं रहते। इसलिए उन सारे चीज़ों को प्रश्नों को पकड़ने के लिए हमको जो होता है इसको थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर हम किसी भी प्रश्न को पकड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए बताया कि किस प्रकार से अभी हमने हड़प्पा सभ्यता के लिए तैयार किया है कि किस टॉपिक यानी हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो है उस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से उस सामग्री को तैयार करें कि आने वाला एग्जाम में जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और पढ़ने का तरीका भी आप में थोड़ा बदलाव आ जाए और किस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में मैंने बताया कुछ, इसमें मैंने सेक्शनों को अलग अलग तोड़ के अलग कर दिया। पढ़ने के लिए तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति दैन जो है उसी पर एकदम लिखते आप पढ़ते डायरेक्ट जो है नगर निगम, नगर नियोजन, न्यूनतम खोज और सीधे पढ़ते हुए आप पतन से समझ कर इस सारी चीज़ों को मूल बातों को निकाल कर हम रख लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसमें बहुत ऐसी बातें छुपी रहती है जिसको हम सही ढंग से नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि व्यवस्थित नहीं रहता। कुछ अभी नगर नियोजन से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको आधा अधूरा छोड़ के व्यापार में चले जाते हैं, कुछ न्यूनतम खोज में चले जाते हैं, कुछ जो होता है पशुपालन क्षेत्रों में चले जाएंगे, कुछ जो होता है अर्थव्यवस्था का रूप में चले जाएंगे। इसलिए हमारा प्रश्न जो होता है कहीं ना कहीं सेक्टर में छूट जाता है। अब जो है हम अगर इसको बांट कर पढ़ेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक को देखें और टॉपिक को देखने के बाद उस टॉपिक का एक पैराग्राफ बनाएं और पैराग्राफ बना के तब यानी उस टॉपिक से संबंधित जितनी बातें हैं उस सारी बातें को एक जो है पैराग्राफ में तैयार कर ले तो यह आपका एक समग्र हो जाएगा। समग्र मतलब टोटल जब भी आपको उससे संबंधित है, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का समीप यानी हड़प्पा सभ्यता में मुख्य स्थल के समीप कौन कौन सी नदियां हैं, तो नदियों का नदियों के और स्थल का एक जो है हम पैराग्राफ बना लेंगे कि भाई ये एक स्थान पर रहेगा, जब हमको मन किया उस समग्र को देख सकते हैं। तो हमने इसको कुछ सेक्शन में बांट दिया है और सेक्शन में बांट कर आप इस प्रकार से भी आप भी बांट सकते हैं और बांट कर एक एक टॉपिक को आप गहराई से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला इसमें है, हमने सबसे पहले इसका टॉपिक को बना दिया है पहला कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुई और इसका नामकरण किया। तो पहली बात जब भी आप इस चैप्टर को उठाएंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है,
इसका नामकरण हड़प्पा ही क्यों किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे तो स्थल प्राप्त हुए थे, लेकिन इसी का क्यों किया गया। तो कहने का मतलब है कि एक टॉपिक इसको बनाए और इसको ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ये एक बार तैयार और आपको एक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें हमने टॉपिक बना दिया, जैसे मान लीजिए इसको A1 मान लेते हैं, A1 अगर इसको मान लेते हैं तो A1 पढ़ लिए तो A1 A2 बनाइए। A2 में क्या है, इसमें हमने डाल दिया है कि उत्पत्ति होगी तो भाई इसका विस्तार कहां से कहां तक है, भारत में या पाकिस्तान जो भी प्राचीन दौर था उस दौर में इसका विस्तार पूर्व में कहां था, पश्चिम में कहां था, उत्तर में कहां था, दक्षिण में कहा था, यानी कि चौहद्दी इसका तैयार कर लीजिए और चौहद्दी को देखकर पढ़िए, तो ये आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और ये नामकरण, इन दो चैप्टर यानी दो टॉपिक को आप पढ़े। दाएं जो है तीसरा पर है भाई मुख्य स्थल और समीप नदियां। मुख्य स्थल कहने का मतलब है कि कौन कौन से स्थान पाए गए, किस किस साइट का खोज हुआ, कौन कौन से साइट प्राप्त हुए, जैसे मान लीजिए मोहनजोदारो प्राप्त हुआ, हड़प्पा प्राप्त हुआ, कालीबंगा प्राप्त हुआ, लोथल प्राप्त हुआ, बनावली प्राप्त हुआ, सुक्का कंदोर प्राप्त हुआ, ठीक है, आलमगीर प्राप्त हुआ, दायमाबाद प्राप्त हुआ, मांडो प्राप्त हुआ। ये सारे स्थल कहां कहां पाए गए और ये सारे स्थल किस नदिया के किनारे है, इसका एक अलग पैराग्राफ तैयार करें। ठीक है, तीसरा A3 हो गया स्थल को देखे, A4 हो गया कि काल निर्धारण। भाई ये सारे चीज हो गया, तो इसका काल निर्धारण कैसे हुआ, किस आधार पर 2500 BC से जो है 1700 BC इसका निर्धारण किया गया, आखिर किस विधि से किया गया, कौन ऐसी हमारे पास तकनीक थी कि उतनी पुरानी सभ्यता के उत्खनन के माध्यम से और लिखित साक्ष्य के माध्यम से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, उस वस्तुओं को आधार पर हमने जो हुआ हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कर दिया। इसलिए काल निर्धारण में भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है और कौन किस प्रकार से मत दिया, इन सारे चीजों को भी हम देख सकते हैं किसमें, तो A4 में। तो हमने बांट दिया A1, A2, A3, A4, यानी 4 जो है आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे। पांचवा में हम ये भी देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता और निवासी कौन। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया था, सभ्यता में कहां से लोग आए थे, कहां से आकर यहाँ पर बसे थे, बाहरी थे, विदेशी थे या भारत के मूल निवासी थे, सिंधु क्षेत्र के निवासी थे, इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो एक आप ये बना सकते हैं। तीसरा, पांचवा A5 हो गया। A6 कहता है नवीनतम खोज। नवीनतम खोज कहने का मतलब है कि जो उस दौर में हुआ तो हुआ ही, उसके बाद भी हमने कितने स्थलों को खोज किया, किन जन स्थलों पर कुछ औजार प्राप्त हुए, यानी नवीनतम वर्तमान समय में इसकी जो है कहीं ना कहीं खुदाई चल रही है और ये हमको बताना चाहिए। तो नवीनतम खोज को भी हमको पता रखना चाहिए। ये करंट में आ जाता है कि भाई हाल में खोज हड़प्पा जो सभ्यता से संबंधित स्थल कहाँ प्राप्त हुए, वैसी औजार कहाँ मिली या उससे संबंधित वस्तुएं किस स्थान से प्राप्त हुई, तो इसको कहा जाता है नवीनतम खोज। ठीक है, अब जो होगा एक सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है नगर नियोजन। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है नगर नियोजन, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो ये सारे सेक्शन यानी बन सकते हैं कि किन किन शहरों को नगर नियोजन कहा जाता है। बात मेरी समझ में आएगी। ये आप एक अलग टॉपिक बना सकते हैं और इसमें बाकी सारी बातों को रख सकते हैं। A8 इसमें है कला। जैसे वर्तमान समय में हमारे पास बहुत सारे कला है, इंजीनियरिंग है,
तकनीक है, क्या उस हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई तकनीक थी? क्या उस सभ्यता में वस्तुओं को निर्माण करने के लिए कोई कला था? क्या उस समय भी हमारे पास विज्ञान था? क्या उस समय अगर विज्ञान था तो किस प्रकार के विज्ञान था? उस विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार के हम वस्तुओं को निर्माण करते थे और किस प्रकार से किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्यात करते थे? इन सारी चीजों को हम एक क्षेत्र अलग बना दें, चाहे वह वस्तु कला हो, चाहे वह मूर्ति कला हो, चाहे वह भवन निर्माण कला हो, इन सारे सेक्टरों को हम देख सकते हैं, यानी डायरेक्ट एक टॉपिक बनाकर कला। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे तो कुछ हद तक यानी लगभग आधे जो होगा हमारा सिलेबस किससे कंप्लीट हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता से। देन जो होगा अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो आती है आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्वरूप क्या थे? हड़प्पा वासियों को किस प्रकार से जो था अर्थव्यवस्था प्राप्त होती थी? उनके इकोनॉमिक सेक्टर क्या थे? कहां से जो है वह अपनी व्यवस्थाओं को, संसाधनों को पूर्ति करते थे? उन संसाधनों को पूर्ति करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या थी? क्या पशुपालन था, क्या उद्योग था, क्या व्यापार था? अगर ये था तो किस चीज का पशुपालन करते थे? कहां से साक्ष्य मिला? कौन पशु को पालतू बनाए जाते थे, किस पशु को पालतू नहीं बनाए जाते थे? ये सारे सेक्शन आप इसमें आप एक पैराग्राफ में देख सकते हैं। देन उद्योग तो जानते हैं बहुत स्थान से जो है हड़प्पा सभ्यता में उद्योग पाए गए, कालीबंगा से पाया गया, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से पाया गया। तो ये सारे उद्योग जो है उन उद्योगों में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता था, वह वस्तु किस देश में निर्यात किए जाते थे, किस सभ्यता में निर्यात किए जाते थे? दूसरे सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता मान लीजिए, चीन की सभ्यता मान लीजिए, मिस्र की सभ्यता मान लीजिए, उन सभ्यता से हमारे सभ्यता में क्या आती थी, हम किस चीज को निर्यात करते थे और व्यापार की स्थिति क्या था, व्यापार की प्रणाली कैसी थी? ये सारे सेक्शन आप देख सकते हैं, यानी A9 आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था में, इसमें ये सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक सेक्शन तैयार होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे। A10 एक अलग हमने इसके बना दिया कि धार्मिक स्थिति क्या थी, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग संयुक्त पर हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे, या मूर्ति पूजा करते थे तो किसके करते थे? मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, किस प्रकार की प्राप्ति हुई, मूर्ति कहाँ से की थी? अगर का ठीक है, ये सारी चीज धार्मिक में ये भी जान सकते हैं क्या उसमें कर्म कांड होते थे? कर्म कांड के दौरान व्यक्ति को दफनाने का तरीका क्या था? आंशिक समाधान था, पूर्ण समाधान था, व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाए गए मिले। बहुत सारे ऐसे जो है स्थलों के खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए। तो ये समाज धार्मिक में जाएगा। सामाजिक किस प्रकार की रूढ़िवादिता थे, समाज में क्या उच्च वर्ग थे, समाज में क्या निम्न वर्ग थे, समाज में जो है उनके अमीरी गरीबी से क्या किसी प्रकार का अस्थिर था, ये सारे चीजों को सेक्टर हम देख सकते हैं। समाज में क्या उनके 2 मंजिले मकान होते थे, गरीब किस में रहते थे, अमीर किस में रहते थे, ये सारे सेक्शन को हम देख सकते हैं। सामाजिक धारणा और संस्कृति कैसा रहा, लोग जो है मेल मिलाप में कैसे रखते थे, उनका रहन सहन वेशभूषा कैसे था, ये सारे सेक्टर धार्मिक, सामाजिक और संस्कृति। देन इसको कल्चर कहा जा सकता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की कल्चर किस प्रकार की थी, ये सारी चीज आप इसमें देख सकते हैं। एक सेक्शन तैयार कीजिए। तीसरा अंतिम जो इसका सेक्शन जाता है वह जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन में किस प्रकार से पतन हुआ, किस प्रकार से ये कौन ऐसी घटनाएं घट गई जो पतन हो गया। पतन के कारण जो है वायुकरण था, पतन के कारण क्या कोई बीमारी थी, पतन के कारण क्या वायुमंडल का चेंजिंग था, पतन का कारण क्या जो है कोई महामारी थी, पतन के कारण क्या प्रशासनिक दोष थी। ये सारे सेक्शन आप एक पैराग्राफ में तैयार कीजिए कि पतन, इस पतन पर
जो है इतिहासकारों का मत कैसा था, कौन इतिहासकार किसको पतन का कारण क्या मानते हैं, कोई बाह्य आक्रमण मानता है तो कोई जो होता है आंतरिक मानता है, कोई जो होता है प्रशासनिक व्यवस्था को गलत इस्तेमाल करने को बताता है। ये सारी व्यवस्थाएं हम अगर इसको टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे तब जाके हम कहेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता हमारे स्थल यानी कंप्लीट कर दी। ठीक है, अगर देखिए इस सारे चीज को अगर आप इस तरह से कंप्लीट करते हैं ना, तो जो छात्र मान लीजिए इंटर आईए कर रहा है, आर्ट्स लिया है, अगर इस तरह से पढ़ेगा तो उसको दो फायदा होगा। एक तो फायदा हो सकता है कि वह साथ ही साथ अपने आगाम जो है आने वाले एग्जामों की तैयारी भी कर, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर सकता है। दूसरी फायदा यह होगा कि अब जब वह जो एग्जाम अपना बोर्ड का जो प्रश्न बनाने के लिए जाएगा तो बोर्ड में भी उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब उसको बोर्ड के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब प्रतियोगिता के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ होता है कि नहीं पहले हम इंटर करेंगे, आर्ट्स जो छात्र लिया पहले इंटर में अच्छे से पास हो जाए, तो यानी जैसे तैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इंटर दे देते हैं, तब कहते हैं कि अब हमको कंपटीशन करना, तो नहीं, ये तरीका गलत है। इंटर में आप अगर बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपको वही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको वही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पढ़ने का तरीका हम बदल देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं, सारी चीजों को कंक्लूज करके पढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल के पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करके पढ़ते हैं। जबकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम यानी बोर्ड में एग्जाम में बस रहता है कि भाई किसी तरह हम लिख देंगे और पास हो जाएंगे। तो हमको ऐसा करना है कि अगर जो भी छात्र जो है आईएससी जो है आईए में है, जो आर्ट्स से है, वह किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो एकदम गहराई यानी ऐसे टॉपिक बना के एक चीज को पढ़े। इस प्रकार से अगर पढ़िएगा तो ये आपको आने वाले समय जब एग्जाम देने के लिए जाएगा, चाहे किसी चीज की तैयारी कीजिएगा, तो ये 2 साल आपके लिए 2 साल के बाद जो है 2 साल बर्बाद ऐसे करेंगे। अगर इस प्रकार से करते हैं, समय लगाते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, तो फिर एग्जाम में आगामी जो होगा प्रतियोगिता में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, बहुत कम समय में सारी चीजों को आप मजबूत कर लेंगे। नहीं तो फिर दोबारा 2 साल के बाद पढ़ेगा, समय का भी बर्बादी होता है, अब बात वही आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए इस सेक्शन चाहे वो इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इन सारे चीजों को हम बेहतर ढंग से पहले से इस प्रकार से टॉपिक बना के पढ़े, तब जाके ये सेक्शन मॉडर्न भी पढ़ना है तो इसी प्रकार से पढ़िए, मेडाइवल भी पढ़ना है तो इसी प्रकार से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इस तरीका से अगर पढ़ते हैं अच्छा तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। इसीलिए मेरा YouTube चैनल जो है विवेक पचरुखी क्लासेस जो है, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। अगर किसी भी स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को अगर कोई टॉपिक समझना है तो कृपया वह कमेंट कर सकता है, हम उसको अच्छे से अच्छे प्रयास करने का, बताने का प्रयास करेंगे। जो है आप इसको सही ढंग से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है विवेक एजुकेशन पचरुखी, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है हमसे कुछ जो हम सहायता कर सकते हैं उसको हम जरूर आपके लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू।